इस फिल्म की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 से होती है, जब जर्मनी ने 2 हफ्तों के अंदर ही पोलैंड पर जीत हासिल कर ली होती है। इसके बाद जर्मन सोल्जर्स ने पोलैंड में रह रहे सारे जूस को क्राकाउ शहर में आकर अपना नाम रजिस्टर करने के ऑर्डर्स दिए होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ऑस्कर शिंडलर पर, जो कि काफी अच्छे से तैयार होता है। शिंडलर अपने कोट के लेपल पर नाजी पार्टी का बैच लगाता है और काफी कैश लेकर एक नाइट क्लब में जाता है। ऑस्कर शिंडलर एक जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट होता है और क्राकाउ शहर में बिजनेस करने के लिए आया होता है। शिंडलर इस क्लब में बैठे काफी नाजी ऑफिसर्स को ऑब्जर्व करता है, जो पार्टी को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। शिंडलर अब वेटर को बुलाकर उसको कुछ पैसे देता है और नाजी ऑफिसर्स के लिए वाइन भिजवाता है। अब जब ऑफिसर्स को वाइन सर्व करी जाती है, तो वो वेटर से पूछते हैं कि ऐसा किसकी तरफ से है, तो वेटर उनको शिंडलर की तरफ इशारा करता है। अब उनमें से एक ऑफिसर शिंडलर से बात करने आता है और देखते ही देखते शिंडलर वहां पर आए सारे जर्मन ऑफिसर्स के साथ फैमिलियर हो जाता है और उनके साथ काफी एंजॉय करता है। इसके बाद शिंडलर एक ज्यूइश काउंसिल में जाता है। ज्यूइश काउंसिल घेटो में बना एक मैनेजमेंट ऑफिस होता था। घेटो जूस को रखने के लिए शहर में एक अलग जगह होती थी, जहां इन्हें नाजीज के अंडर रहना पड़ता था। शिंडलर वहां के अकाउंटेंट इज़ाक स्टर्न से मिलता है, जो कि एक ज्यू होता है। शिंडलर इज़ाक से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ज्यूइश इन्वेस्टर्स को लाने के लिए बात करता है। इज़ाक कुछ ऐसे ज्यूस को जानता है जो कि काफी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। शिंडलर इज़ाक से कहता है कि जैसा कि तुम जानते ही हो, अब यहाँ पर कोई भी ज्यू अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकता है, तो इन्वेस्ट करने में ही फायदा रहेगा। और अगर तुम मेरे लिए अच्छे इन्वेस्टर्स ढूंढ के लाते हो, तो मैं उन्हें इन्वेस्टमेंट के बदले अपनी फैक्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट्स वापस करूंगा, जिसे वो ब्लैक करके भी काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। शिंडलर इज़ाक से कहता है कि इसमें तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि मेरे बिजनेस को तुम ही रन करोगे। इज़ाक काफी देर सोचता है और शिंडलर की इस डील को ठुकरा देता है। इसके बाद सीन दिखाते हैं 20 मार्च 1941 का, जब पूरे क्राकाउ शहर और उसके आसपास रह रहे सारे जूस को उनके घरों से खदेड़ कर घेटो में लाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इज़ाक ने शिंडलर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता है और वो 2 जूस इन्वेस्टर्स को शिंडलर से मिलवाने के लिए लाता है। शिंडलर यहाँ इनको अपना बिजनेस प्लान बताता है और अपनी डील ऑफर करता है। ये दोनों यहाँ पर शिंडलर को मना कर देते हैं और कंपनी के प्रॉफिट में परसेंटेज की डिमांड करते हैं। शिंडलर इनसे साफ साफ कहता है कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जूस की क्या हालत हो रही है। इसको देखते हुए मैंने आपको जो भी ऑफर किया है, उसको एक्सेप्ट कर लेना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये दोनों इन्वेस्टर्स काफी देर तक सोचते हैं और फिर हाँ करके शिंडलर को पैसे दे देते हैं। शिंडलर इन पैसों से इनामल वेयर यानी कि ताम चीनी के बर्तन बनाने की फैक्ट्री खोलता है और उसमें सिर्फ जूस को ही काम पर रखता है, क्योंकि नाजीज के अंडर में जूस सबसे सस्ता लेबर होता है। नाजीज जूस की पॉपुलेशन को 2 तरीके से डिवाइड कर रहे होते हैं, एक जो कि हेल्दी और स्किल्ड लेबर है और दूसरे जो कि एजेड, अनहेल्दी और अनस्किल्ड लेबर है। नाजीज हेल्दी और स्किल्ड लेबर को तो काम पर रख रहे होते हैं, पर दूसरी कैटेगरी के लोगों को अपने कंसंट्रेशन कैंप में भेज देते थे, जहां गैस चैम्बर में जहरीली गैस ऑन करके इन्हें मार दिया जाता था। इज़ाक शिंडलर की तरफ से जाकर काफी लोगों को अपनी फैक्ट्री के लिए अलग कर लेता है और इज़ाक की कोशिश होती है कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा जूस को अपनी फैक्ट्री में वर्कर बना लेगा, उतने ही ज्यादा लोगों की जान बच पाएगी। इज़ाक यहाँ पर कुछ लोगों के नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर भी उनको फैक्ट्री में ले जाता है, ताकि उनकी जान बच सके। इसके बाद फैक्ट्री शुरू हो जाती है और इज़ाक सभी को ट्रेन करने लगता है। अब फैक्ट्री में शिंडलर को अपने लिए एक फीमेल सेक्रेटरी और टाइपिस्ट की भी जरूरत होती है, तो वो एक एक करके यहाँ पर आई सारी लड़कियों का इंटरव्यू लेता है, पर उनमें से उसे कोई भी समझ नहीं आती है, तो वो इन सभी को इस काम के लिए रख लेता है। इसके कुछ दिन बाद शिंडलर के घर पर उसकी वाइफ एमिली शिंडलर की एंट्री होती है और वो वहाँ शिंडलर को उसकी मिस्ट्रेस के साथ पकड़ती है। एमिली शिंडलर से काफी नाराज होती है और शिंडलर से कोई बात नहीं करती है। शिंडलर से काफी मनाने के बाद ये दोनों एक क्लब में जाते हैं और यहाँ शिंडलर उसे बताता है कि वो अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने वाला है। अब इसके अगले दिन मॉर्निंग में मिसेस शिंडलर शिंडलर से पूछती हैं कि उन्हें यहाँ रुकना चाहिए या वापस जाना चाहिए, और शिंडलर के कोई जवाब ना देने पर वो उसी दिन वापस जाने का फैसला लेती हैं। अब एक दिन इज़ाक शिंडलर के केबिन में आता है और उससे कहता है कि हमारी फैक्ट्री में एक वर्कर है, वो डेली आकर आपके लिए पूछता है और आपसे मिलना चाहता है। शिंडलर के हाँ कहने पर इज़ाक उसे शिंडलर से मिलवाता है। ये एक बूढ़ा आदमी होता है और इसका सिर्फ एक ही हाथ होता है।
ये शिंडलर से कहता है कि मैं आपका काफी शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने मुझे काम पर ना रखा होता तो मुझे शायद अब तक मार दिया गया होता। मैं आपकी फैक्ट्री में बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करूंगा। इसके बाद एक दिन जर्मन सोल्जर्स शिंडलर की फैक्ट्री में काम कर रहे सारे वर्कर्स को सड़क पर पड़ी बर्फ हटाने के लिए ले जाते हैं। उस टाइम पर जूस से रास्ता साफ करवाना नाजीज को एक अच्छा ट्रेडिशन लगता था। यहाँ पर सोल्जर्स उस बूढ़े आदमी को नोटिस करते हैं जिसका एक ही हाथ होता है और उसको साइड में ले जाने लगते हैं। वो आदमी इनसे कहता है कि वो ऑस्कर शिंडलर की फैक्ट्री में काम करता है और उसका एम्प्लॉय है, पर ये लोग उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और उसे गोली मार देते हैं। इसके काफी दिन बाद शिंडलर को पता लगता है कि इज़ाक को कुछ जर्मन सोल्जर्स अपने साथ ले गए हैं और उसे ट्रेन से दूसरे किसी कंसंट्रेशन कैंप में भेज रहे हैं, तो वो तुरंत स्टेशन पर पहुंचता है। शिंडलर यहाँ पर सोल्जर्स को समझाता है कि वो मेरी फैक्ट्री का अकाउंट देखते हैं और जरूर आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उनको इस तरीके से भेजना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो ऑफिसर्स शिंडलर की बात समझते हैं और फिर ये सब इज़ाक को ढूंढना चालू कर देते हैं। काफी ढूंढने पर इज़ाक ट्रेन में दिख जाता है और शिंडलर तुरंत वहां पर ट्रेन रुकवाकर इज़ाक को बाहर निकलवाता है। इज़ाक शिंडलर को बताता है कि ये उसकी ही गलती थी। जब जर्मन सैनिक उससे कागज दिखाने के लिए कह रहे थे तो उसके पास उसका वर्क कार्ड नहीं था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। पर यहाँ पर शिंडलर की सांसें काफी अटक सी गई थी, क्योंकि इज़ाक अगर चला जाता तो उसको अकेली फैक्ट्री चलाने में बहुत दिक्कत होती। इसके बाद क्राकाउ शहर के प्लाज़ाउ कंसंट्रेशन कैंप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे नए कमांडर एमन गोएथ की एंट्री होती है। एमन यहाँ पर अपने पहले ही दिन में एक जीव इंजीनियर को बाकी सोल्जर्स के साथ बहस करते हुए देखता है। वो इंजीनियर वहाँ पर बने बैरक्स के कंस्ट्रक्शन को तोड़वा कर उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए कहती है। इसके बाद वो आकर एमन से कहती है कि कंस्ट्रक्शन का बेस बिल्कुल खराब है, इसको तोड़कर दोबारा से बनाना होगा, पर ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। एमन यहाँ पर अपने सोल्जर्स को इस इंजीनियर को शूट करने के लिए कहता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और इसके बाद जाते वक्त वो ठीक वैसा ही करने को बोलता है जैसा वो इंजीनियर कह रही थी। इसके बाद दिन आता है 13 मार्च 1943 का, जब कमांडर एमन घेटो में रह रहे कम से कम 2000 जूस को मरवाते हैं और लगभग इतने ही लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भिजवाते हैं। जर्मन सोल्जर्स का ये ऑपरेशन पूरे 3 दिन तक चलता है। ये लोग घर घर में घुसकर वहां लोगों को गोलियों से भून देते हैं और इनके खौफ से जो भी लोग डरकर कहीं न कहीं छुप गए थे, ये लोग शाम में दोबारा से जाकर उनको ढूंढकर जान से मारते हैं। इसके बाद भी कमांडर एमन की जूस के लिए नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो हर सुबह अपनी विला पर राइफल लेकर बैठता था और उसे प्लाज़ाओ लेबर कैंप में अगर कोई भी लेबर 2 मिनट के लिए बैठा भी दिख जाए तो वो तुरंत उसे शूट कर देता था। इसके बाद एमन के ऑर्डर्स पर शिंडलर के सारे लेबर्स भी प्लाज़ाओ लेबर कैंप में ले जाए जाते हैं। इसके बाद शिंडलर खुद जाकर एमन से मिलता है और अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए सारे लेबर्स को वापस करने के लिए कहता है। एमन सारे लेबर्स को वापस भिजवा देता है सिवाय इज़ाक को छोड़कर, और उसे वो प्लाज़ाओ कंसंट्रेशन कैंप का, जो कि एमन के अंडर होता है, उसका अकाउंटेंट बनाता है। इसके बाद एमन एक दिन प्लाज़ाओ कैंप में चल रही मेटल फैक्ट्री में जाता है, जो कि उसके अंडर में ही होती है। यहाँ वो एक कब्जा बनाने वाले लेबर से कहता है कि मुझे कुछ लोगों को सैंपल भेजना है और मुझे फटाफट से एक कब्जा बना कर दो। वो आदमी बहुत ही कम टाइम में ये काम करके दे देता है। एमन टाइमर ऑन करके उसकी टाइमिंग रिकॉर्ड करता है। इसके बाद एमन उससे कहता है कि फिर तुम सुबह से इतने कम कब्जे क्यों बना रहे हो। इसके बाद एमन उस आदमी को बाहर ले जाकर शूट करने लगता है, पर यहाँ पर उस आदमी की किस्मत काफी अच्छी होती है और एमन की गन काम नहीं करती है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। इसके कई दिनों बाद एल्सा क्राउज नाम की एक लड़की शिंडलर से मिलने के लिए आती है। वो शिंडलर को बताती है कि वो एक जीव है और नाम बदलकर इस शहर में रह रही है। वो आगे बताती है कि उसके माँ बाप प्लाज़ाओ कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे हैं और उनकी जान को खतरा है। आप प्लीज कैसे भी करके उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि ज्यूस के लिए आपकी फैक्ट्री एक जीवन दान से कम नहीं है। शिंडलर उस लड़की को वहां से तुरंत जाने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद वो इज़ाक से मिलकर अपनी भड़ास निकालता है, क्योंकि इससे पहले इज़ाक के कहने पर उसने 2 और भी लोगों को प्लाज़ाओ से अपनी फैक्ट्री में शिफ्ट किया होता है। इज़ाक यहाँ पर उसे बताता है कि एमन बहुत बड़ा जुल्मी है। वो आए दिन यहाँ पर लोगों को जब मन होता है छोटी सी छोटी बात के लिए गोली मार देता है। शिंडलर कहता है कि अगर ये बात बाहर फैल गई कि मेरी फैक्ट्री से जूस अपनी जान बचा सकते हैं तो मेरी फैक्ट्री जल्द ही बंद हो जाएगी। पर इज़ाक की बात सुनकर उसको उस लड़की के माँ बाप पर तरस आता है
और वो कहता है कि उनको मेरी फैक्ट्री में ले आओ, और ऐसा ही होता है। अब एक दिन एमन और शिंडलर बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं, और शिंडलर यहाँ पर एमन को उसका ज्यूस के लिए बिहेवियर चेंज करने के लिए कहता है। वो कहता है कि ताकत वो नहीं है कि हम किसी की जान ले लें, बल्कि ताकत वो है कि जब हमारे पास जान लेने का पूरा अधिकार हो और हम उस इंसान को माफ कर दें। शिंडलर की बात का एमन पर कहीं ना कहीं थोड़ा असर होता है, पर यह लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं था। अब एक बार एमन के घर की सफाई करने वाले लड़के से बाथ टब पर कुछ स्टेन्स रह जाते हैं। पहले तो एमन उसे माफ कर देता है और वहां से जाने के लिए कहता है, पर थोड़ी ही देर में उसके अंदर का जानवर जाग जाता है और वो उस लड़के को गोली मार देता है। एमन इसके बाद अपनी मेड हेलेन के करीब जाता है और फिर लास्ट में उसको काफी बेरहमी से मारता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक जीव है। अब इसके बाद दिखाते हैं कि एक दिन शिंडलर का बर्थडे होता है और वो जर्मन ऑफिसर्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तब वहां पर एक छोटी बच्ची और इसके साथ एक बड़ी जीव लड़की आती है और शिंडलर को केक देते हुए पूरे फैक्ट्री की तरफ से बर्थडे विश करती है। शिंडलर इन दोनों को थैंक यू बोलता है और किस करता है। वहां पर खड़े बाकी सारे लोग शिंडलर की इस हरकत पर काफी सरप्राइज होते हैं, क्योंकि नए कानून के हिसाब से किसी भी जू से किसी भी तरह का रिश्ता बनाना मना था। इसके कुछ दिन बाद प्लाज़ाओ कैंप में काम करने वाले सभी वर्कर्स का एनुअल टेस्ट होता है और इनमें से अनफिट लोगों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इस कैंप में रह रहे सारे बच्चों को अलग करके एक अलग जगह भिजवा दिया जाता है। अब आती है अनफिट लोगों की बारी, जिनको ट्रेन में भरकर दूसरे किसी कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा रहा होता है। यहाँ पर एमन के साथ शिंडलर भी बैठा होता है। शिंडलर को यहाँ पर काफी गर्मी लगती है और वो देखता है कि इतनी गर्मी में भी इन बेचारों को ट्रेन में भूसे की तरह भर दिया गया है और गर्मी और प्यास से इनका बुरा हाल हो रहा है। तो वहाँ वो अपनी फैक्ट्री से एक बड़ा सा होस पाइप मंगवाकर इस पूरी ट्रेन पर पानी का छिड़काव करवाता है, जिससे इन लोगों को काफी राहत मिलती है। पर ये देखकर एमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी नजर में ज्यूस से हमदर्दी करना बिल्कुल गलत है। इसके बाद शिंडलर को उस जीव लड़की को किस करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है, पर कमांडर एमन यहाँ पर अपने सीनियर ऑफिसर से गुजारिश करके शिंडलर को छुड़वा लेता है। इसके बाद लगभग अप्रैल 1944 में पूरा क्राकाउ शहर राख से भर जाता है। ऊपर का आसमान धुएं से भरता हुआ दिखाई देता है। दरअसल एमन के मैसाक्र में मरे ज्यूज की डेड बॉडीज जलाने के ऑर्डर्स मिले होते हैं। इस दिन कम से कम 10,000 ज्यूज की लाशें एक साथ जलाई गई थी और ये मंजर वाकई बड़ा ही गंदा था। शिंडलर ये देखकर काफी दुखी होता है और एमन से इसका रीजन पूछता है। एमन शिंडलर को बताता है कि ऐसा करने के ऊपर से ऑर्डर्स थे। एमन कहता है कि हमें एक और ऑर्डर मिला है कि जितने भी ज्यूज क्राकाउ शहर में हैं, अगले 30 दिनों के अंदर उन सभी को यहाँ से हमें हटाकर आउटविट्स कंसंट्रेशन कैंप पर पहुँचाना होगा। ये सुनने के बाद से शिंडलर काफी परेशान हो जाता है और वो कैसे भी करके इन ज्यूज की हेल्प करना चाहता है। शिंडलर अब अपने कमाए हुए आज तक के सारे पैसे इकट्ठे करता है और एमन को ब्राइब देकर कुछ ज्यूज को अपने होम टाउन चेकोस्लोवाकिया ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। एमन पहले तो मना कर देता है, पर अच्छी ब्राइब होने की वजह से वो मान जाता है। इसके बाद शिंडलर इज़ाक के साथ बैठकर एक लिस्ट तैयार करता है और इस लिस्ट में शिंडलर की फैक्ट्री के लेबर्स के अलावा प्लाज़ाओ कैंप में काम कर रहे लोगों के भी नाम होते हैं। इस लिस्ट में टोटल अब तक 1199 लोगों के नाम लिख दिए गए होते हैं और शिंडलर इसमें आखिरी नाम एमन की मेड हेलेन का डलवाता है, ताकि वो भी एमन के टॉर्चर से बच सके, क्योंकि क्राकाउ शहर खाली करने के टाइम पर वो उसे जरूर जान से मार देगा। एमन इसके लिए भी मना कर देता है, पर शिंडलर के दोबारा अच्छी ब्राइब देने पर वो मान जाता है। इसके बाद लिस्ट में शामिल आदमियों और औरतों को अलग अलग ट्रेन में बैठाकर चेकोस्लोवाकिया के लिए रवाना कर दिया जाता है। आदमियों से बड़ी ट्रेन तो चेकोस्लोवाकिया पहुंच जाती है और शिंडलर इन सब का वेलकम करता है, पर औरतों और बच्चों वाली ट्रेन यहाँ पर नहीं पहुंचती है और शिंडलर के मालूम करने पर पता लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ट्रेन ऑस्विट्स पहुंच गई है। आउटविट्स पहुंचते ही इन सब के बाल कटवा दिए जाते हैं और इनको गैस चैम्बर में मारने की तैयारी शुरू हो जाती है। शिंडलर तुरंत एक्शन लेते हुए कंसर्न्ड ऑफिसर से मुलाकात करता है। वो ऑफिसर शिंडलर की हेल्प करने से मना कर देता है, पर शिंडलर जब उसकी टेबल पर कुछ हीरे रखता है तो वो मान जाता है। पर अभी भी वो ऑफिसर शिंडलर को उन औरतों और बच्चों को देने से मना कर देता है और कहता है कि इसके बदले में आपको और भी ज्यादा हेल्दी लेबर दे दूंगा। पर शिंडलर जिद करता है कि उसे वही जूस लेबर वापस चाहिए जो उसकी लिस्ट में थे और ऑफिसर को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जर्मन ऑफिसर्स औरतों को ट्रेन से भेज रहे होते हैं तो वो काफी बच्चियों को वहां पर रोक लेते हैं
तब शिंडलर आकर उनको काफी हड़काता है और उन बच्चियों को भी ट्रेन में बैठवा देता है। इसके बाद ये सब शिंडलर के होम टाउन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शिंडलर इन सभी का वेलकम करता है और जर्मन ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली कहता है कि अगर बिना सबूत के मेरे किसी भी लेबर पर गोली चलेगी और उसकी जान जाएगी तो मैं इसका खामियाजा सरकार से पूरा करवाऊंगा और उस सोल्जर को जेल में जरूर डलवाऊंगा। शिंडलर यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि बिना मेरी परमिशन के मेरी फैक्ट्री फ्लोर पर किसी की भी एंट्री नहीं है। शिंडलर ने अब तोप के गोले बनाने की फैक्ट्री खोली होती है और सारी लेबर उसी में काम करने लगती है। यहाँ पर शिंडलर की वाइफ एमिली भी उसको ज्वाइन कर लेती है, पर शिंडलर को यहाँ अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था। इज़ाक उसे बताता है कि हमारी बनाई हुई चीजें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फेल हो गई हैं और डिपार्टमेंट ने हमारा पेमेंट रोक दिया है। शिंडलर को इस फैक्ट्री से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ये फैक्ट्री जैसे तैसे 7 महीने तक चल जाती है। प्रॉफिट तो दूर, यहाँ पर शिंडलर को इन लेबर्स की जान बचाने के लिए आए दिन ऑफिसर्स को घूस देनी पड़ती थी। शिंडलर ने आज तक जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे इन लेबर्स की जान बचाने के लिए उसने लगा दिए थे और अब इस नई फैक्ट्री में प्रॉफिट ना होने की वजह से वो बैंकरप्ट हो चुका था और फैक्ट्री बंद ही होने वाली थी। इसी बीच रेडियो पर न्यूज आती है कि जर्मनी ने सोवियत यूनियन के आगे हार मान ली है और ये वॉर आज खत्म हो जाएगी। पर जर्मन सोल्जर्स को ये ऑर्डर मिलते हैं कि आज रात 12 बजे से पहले सारे जूस को जान से मार देना होगा। इसके बाद शिंडलर अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लेबर्स को एक जगह इकट्ठा करता है और वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स भी होते हैं। शिंडलर यहाँ पर उनसे कहता है कि आज रात 12 बजे के बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने वाला है। अब मर्जी आपकी है, आप अपने घर पर कातिल या हत्यारे बनकर जाना चाहेंगे या मासूमों की जान बचाकर एक अच्छा इंसान। शिंडलर की ये बात सोल्जर्स पर कहीं न कहीं असर कर जाती है और वहाँ वो बिना किसी को मारे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शिंडलर अब तक मारे गए तमाम ज्यूज के लिए सबके साथ मिलकर 3 मिनट का मौन रखता है। इसके बाद शिंडलर अपनी वाइफ के साथ मिलकर वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिंडलर का एक लेबर जैरेद, जिसने अपने दांतों में गोल्ड फंसा कर रखा होता है, वो अपना दांत निकलवाता है और शिंडलर को गिफ्ट करने के लिए उससे एक रिंग तैयार करवाता है। जैरेद ने जर्मन सोल्जर्स के डर से अपने गोल्ड को अपने दांतों में फंसा लिया था और शिंडलर की इंसानियत देखकर वो उसको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट करना चाहता था। अब फाइनली सीन आता है जब शिंडलर यहाँ से जा रहे होते हैं। इज़ाक शिंडलर के जाने से पहले सबके सामने शिंडलर को वो रिंग देता है और सब लोगों की तरफ से लिखा एक लेटर देता है और कहता है कि जिस इंसान ने एक इंसान की जान बचाई हो, समझो उसने पूरी दुनिया को बचा लिया हो। शिंडलर यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि अगर उसने कुछ पैसे और कमाए होते तो वो जरूर कुछ लोगों की जान और बचा सकता था। इज़ाक कहता है कि आपने हम जूस के लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था और आपकी वजह से ही हमारी आगे आने वाली जनरेशंस होंगी और वो आपको हमेशा याद करेंगे। इसके बाद शिंडलर अपनी वाइफ के साथ कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। इसकी अगली सुबह वहां पर एक रशियन सोल्जर आता है और इन सबसे कहता है कि आप सब आजाद हो चुके हैं। इज़ाक यहाँ पर इस सोल्जर से पूछता है कि क्या पोलैंड में कोई भी जीव बचा है, तो वो सोल्जर कोई भी जवाब नहीं देता है, यानी कि शायद ही वहाँ कोई जीव इस होलोकॉस्ट में जिंदा बचा हो। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। ऑस्कर शिंडलर चाहते तो अपने कमाए हुए पैसे से एक आराम की जिंदगी गुजार सकते थे। उनको क्या जरूरत पड़ी थी बैंकरप्ट होने की, अपने कमाए हुए पैसे से इन ज्यूस की जान बचाने की। ऑस्कर शिंडलर इन 1200 ज्यूस के लिए एक मसीहा साबित हुए थे, जिन्होंने इनके लिए हर वो काम किया था जो इनके बस में था। इसके बाद कमांडर एमन को ज्यूस पर किए गए अत्याचारों की वजह से क्राकाउ शहर में फांसी दे दी जाती है। ऑस्कर शिंडलर ने इसके बाद कुछ और भी काम किए थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। 9 अक्टूबर 1974 को वो इस दुनिया में नहीं रहे। शिंडलर की ग्रेव इजराइल की कैपिटल जेरूसलम में बनी हुई है और उन्होंने जिन ज्यूस की जान बचाई थी, उनके वंशज आज भी उनकी ग्रेव पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।